आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की। लास्ट टाइम हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको रीजन मिलते हैं फॉर डिफरेंट। उनको हमने स्टडी किया लास्ट टाइम। फिर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किया, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो रीजन जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है। ये जो रीजन होता है ये 11 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। और इस रेंज में ओजोन प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली यहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और ये फ्री रेडिकल बना देता है। फ्री रेडिकल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये O3 बना देते हैं जो कि ओजोन है। ओजोन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1970 सॉरी 1913 में। 1913 में इसको डिस्कवर किया गया था ओजोन को। इसकी अगर हम बात करें तो लाइक ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, इसके ऊपर जो रीजन आ जाता है वो आपको पता है ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो आपके पास रीजन आता है वो ये वाला है। ये आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर से यानी स्ट्रेटोस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर उसी के अंदर ये जो लेयर है इसको ओजोन लेयर कहते हैं। अब यहाँ से सन जो है हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करता है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, इन रेडिएशंस को ट्रैप करती है और इन्हें हम तक नहीं पहुंचने देती। तो ये ओजोन लेयर का एक फंक्शन है। ओजोन लेयर जो है ये टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज नहीं होने देती हमारी एटमॉस्फेयर का। यही रीजन होती है कि यहाँ पे चूंकि ओजोन प्रेजेंट है, तो आपने देखा है कि इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है रेदर देन डिक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ओजोन जो होती है ये एक्चुअल में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब ओजोन की थिकनेस की बात करें तो ये 3 से 5 mm इसकी थिकनेस होती है, यानी ये जो मोटाई है इसकी। और ओजोन लेयर का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। कुछ बुक्स में 25 से 40 किलोमीटर की रेंज में भी नोट किया गया है। और इसके अलावा ओजोन की जो कंसंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम होती है। वो होती है 0.3 ppm। ये याद रखें, एमसीक्यूज भी पूछा गया था ओजोन की कंसंट्रेशन का। तो ये एटमॉस्फेयर में इतनी होती है, बहुत कम होती है। और ओजोन की मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन पाई जाती है वो 26 से 28 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ठीक हो गया। ओजोन जो होती है ये 97 से 99% हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो नुकसानदेह रेडिएशन होती हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जमीन तक पहुंचने नहीं देती। अब 1% डिक्रीज इन ओजोन लेयर रिजल्ट्स 2 to 5% कैंसर रेट। यानी जो कैंसर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है अगर 1% ओजोन डिक्रीज कर रही हो। ये इंफॉर्मेशन आपको बुक्स में शायद ना मिले, ये डिफरेंट सोर्सेज से गैदर की गई हैं, तो इनको अच्छे से आपने याद रख लेना है। इसके अलावा
आपको पता है जो मेनली ओजोन को डिप्लेट करते हैं वो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिन पर बैन लगा दिया गया, पाबंदी है, इनको यूज नहीं करते अब। तो ये कैसे इसको डिप्लेट कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, पहले भी हमने बात की थी, एनओ प्रोड्यूस होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बात कल हमने की थी कि इलेक्ट्रिकल इंजन से जो एनओ वगैरह ये प्रोड्यूस होते हैं स्पार्किंग की वजह से भी। तो ये दो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब एनओ क्या करता है? एनओ जो होता है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और NO2 बना देता है और ऑक्सीजन जनरेट हो जाता है। ऑक्सीजन आपका रेडिकल बन जाता है। फिर ऑक्सीजन और NO2 ये दोबारा से रिएक्ट करते हैं और अगेन ये NO बन जाता है और O2 बन जाता है। अब सर ये दोबारा से NO पैदा हो गई, ये एक चेन रिएक्शन है, ये जाकर ओजोन को डिप्लीट करता जाएगा। तो एक तो NO जो है ये हार्मफुल हो सकता है ओजोन की डिप्लेशन में। दूसरा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रोल प्ले कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास है CFCl2, ये हार्मफुल रेडिएशन जो है उनको एब्जॉर्ब करता है और ये रेडिकल में टूट जाएगा। ये मैकेनिज्म है ओजोन की डिप्लेशन का। तो क्लोरीन के रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो मतलब एक उसका जो रेडिकल है वो 1 लाख के करीब ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह कर सकता है, इतनी इसके अंदर पावर होती है। तो ये जो रेडिकल होता है, अब ये बना है रेडिकल, ये आगे ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और ये आपके पास स्पीशी बनती है। और ये अगेन जो स्पीशी होती है, ये ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये अगेन क्लोरीन का रेडिकल जनरेट कर देते हैं और ये जो चेन रिएक्शन है ये फिर चलता जाता है। तो ये आपने दो मेथड देख लिए कि ओजोन जो है वो क्यों तबाह हो रही है। अब इसी में हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की और ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो अर्थ पे आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैसेस होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाते हैं, ये किसी हद तक, और वाटर वेपर्स और कुछ अदर चीजें आ जाती हैं। अब इनकी मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ। ये जो होती है क्लोरोफ्लोरो का सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये 64%, ये पूछ लिया गया था MCQ PPSC में, ऑर्डर पूछा गया था कि इनको अरेंज करें आप। तो मीथेन जो है ये 19% होती है। CFCS जो है ये 11% है। तो इसके मुताबिक आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। वाटर वेपर्स कुछ फीसद होते हैं और बाकी जो 6% है ये अदर चीजें होती हैं। अब ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ये सन से जो रेडिएशंस आती हैं, सन से रेडिएशंस आती हैं, अर्थ के ऊपर आ रही होती हैं, तो उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। उनको ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जो रेडिएशन सन से आ रही होती हैं आपके पास। तो इसी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ये एब्जॉर्ब करती हैं और टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है, और जिसकी वजह से ग्रीनरी जो है, प्लांटेशन पॉसिबल है। प्लांटेशन इसी की वजह से पॉसिबल है, ग्रीनरी जो है इस इन्हीं गैसेस की वजह से पॉसिबल है, तो इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब क्या होता है कि 70% जो रेडिएशन होती हैं वो सन से आ रही होती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और जो 30% रेडिएशन होती हैं ये
नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, प्लांटेशन के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, और बाकी जो जमीन पे लाइफ है उसके लिए। अगर ये आपके पास ये गैसेस ना होती, तो एक बात आपको बता दूं कि जो अर्थ थी उसका टेम्परेचर हो जाना था -5 डिग्री। तो लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जानी थी। ठीक है, हीट के बगैर वैसे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो प्लांटेशन नहीं होनी थी, तो लाइफ भी नहीं होनी थी। ठीक है जी, तो ये आपने याद रख लेना है इसका जो इफेक्ट है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, सर नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोब जो है, हमारी जो अर्थ है, वो गर्म हो रही है, हीट अप हो रही है। ऐसा कैसे? अब इफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो डेफिनेटली वो जो रेडिएशन होंगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। क्योंकि पहले लाइक 5 मालिक्यूल थे, बाद में 10 हो गए। तो अब आपको पता है कि जो 5 मालिक्यूल है ये लेस रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जो 10 वाले हैं ये ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से सर जो आपकी अर्थ का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये इसी वजह से होता है कि जो गैसेस होती हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो सर आपको एक बात बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड आ सकता है, सैलाब जिसे आप कहते हैं वो आ सकता है। और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा एक मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ये आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा। वो ना प्लास्टिक का एक शॉपर सा लगा के उसमें वेजिटेशन कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से। लाइक ये ग्लास ले लिया है आपने कोई, ये ग्लास है जी, ग्लास ओपैक है। ओपैक वो चीज होती है जो क्लियर ना हो। ठीक है, जो आप कह सकें कि कुछ अमाउंट में रेडिएशन को ट्रैप कर ले। और क्लियर जो चीज होती है वो ट्रांसपेरेंट जो होती है वो लाइट को जाने देती है, लेकिन ये कुछ हिस्सा अमाउंट को रख लेते हैं अपने अंदर। अब यहाँ पे ये सोयल है, जमीन, यहाँ पे ये सोयल है जी, ये वाली। ठीक हो गया। अब सन से रेडिएशंस आ रही हैं, सन से रेडिएशंस आती हैं। याद रखें जो सन होता है ये यूवी विजिबल रेडिएशन को इमिट करता है, जिनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, एनर्जी इनकी हाई होती है, और वेवलेंथ इनकी लो होती है। तो ये जैसे ही आती हैं इधर आपके पास सोइल के ऊपर, कोई फसल है, ये वेजिटेशन करवा रहे हैं आप, तो अब क्या होगा, ग्लास चूंकि ओपैक है तो ये कुछ अमाउंट में यहाँ पे आपको ये बात भी पता है ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रेजेंट है। तो ग्लास ओपैक होने की वजह से ये कुछ जो रेडिएशन का हिस्सा है उसको ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी रेडिएशन की उसको ये स्लोली पास कर देगा। और आई थी यूवी विजिबल, जाती है आई आर, क्योंकि कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया है। तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, अब डिक्रीज कर गई है। एनर्जी डिक्रीज कर गई है तो इट मींस इनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई है, आई आर रेडिएशन जो होती है। तो ये जो होता है ये सारा काम है, इसको मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये प्लांटेशन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम
बात करते हैं एसिड रेन की। अगर मैं आपको नॉर्मली रेन वाटर की पीएच बताऊं तो वो 5.6 तक होती है, या यूजली इससे कम भी हो जाती, क्योंकि उसमें आपके पास कार्बोनिक एसिड आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आप कह लें 4 to 5 ये पीएच होती है एसिड रेन की। एसिड रेन की जो पीएच है वो इतनी है सर। अब होता क्या है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर ये आपस में रिएक्शन शो करवाते हैं, ओजोन के साथ करवा लिया या ऑक्सीजन के साथ करके, तो ये आपको नाइट्रिक एसिड बना देते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, जो कि दोनों ही तेजाब हैं, हार्मफुल होते हैं। यहाँ से ये नाइट्रिक एसिड बन गया, और जब बारिश होती है तो लीचिंग होती है, ये एसिड जो होते हैं ये पानी में शामिल हो जाते हैं, और जैसे ही ये वाटर में शामिल होते हैं तो इनकी चूंकि पीएच बहुत कम होती है, तो ये एसिड रेन पैदा कर देते हैं, क्योंकि अब ये एसिडिक हो गए हैं तो बारिश के पानी की पीएच भी कम कर देंगे ये। अब इसकी पीएच इतनी 4 to 5 क्यों होती है एसिड रेन की, इसमें ये रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके पास। नॉर्मली जो रेन वाटर होता है ना, उसकी पीएच 5.6 होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और एसिड रेन की जो पीएच होती है वो इतनी होती है 4 to 5। नॉर्मली जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच 5.6 है, ये याद रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, तो इस वजह से जो पीएच होती है रेन की वो डिक्रीज होकर 5.6 हो जाती है। अगर वो पीएच अगर सर वो पीएच 5.6 से भी कम हो जाए तो उसको एसिड रेन कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? एसिड रेन कह देते हैं। ठीक हो गया। और ये दो कंपाउंड जो हैं इनकी वजह से होती है। अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स की, कि एसिड रेन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बात करें तो ये पहला तो बिल्डिंग को डैमेज करता है। ताजमहल जो क्रोजन होती है, आपने सुना होगा, तो उसमें क्या है, मार्बल यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके साथ, क्योंकि ताजमहल जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है, तो उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो तेजाब वगैरह तो सिक्रीशन होती रहती है, तो इस वजह से ये कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं, और जिसकी वजह से जो मार्बल होता है वो डैमेज हो रहा है। एसिड रेन जो होती है सर, ये आयरन और स्टील जो है इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर सकती है, डैमेज कर सकती है, और ये पाइप्स वगैरह को भी क्रूड कर सकती है। ठीक है। और ये ट्रीज, प्लांट्स वगैरह को भी ये डैमेज करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस ड्रेन के। तो इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। हमने कल एटमॉस्फेरिक की बात की थी, क्योंकि हम बात एटमॉस्फेयर की ही कर रहे हैं। तो पहला जो पोर्शन हमने पढ़ा था वो स्टार्ट में वो ट्रोपोस्फेयर का था। अब थोड़ा सा पोर्शन हमने इसका पढ़ लिया है, अपना स्ट्रेटोस्फेयर का। अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलेट्स जो होते हैं इन एटमॉस्फेयर जनरल। ये पूरे एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। देखें, जो ये पोल्यूटेंट होते हैं, ये कोई भी टाइनी सॉलिड या
लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं। आपने देखा होगा जब सूरज की रोशनी आ रही होती है ना कमरे में, तो आपको कुछ पार्टिकल नजर आ रहे होते हैं, तो ये वही पार्टिकुलेट मैटर है। तो इसकी वजह से पोल्यूशन होती है, बाज़ औक़ात इनहेलेशन हो जाए जब सांस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, किडनी या फेफड़े जो हैं ये इससे खराब हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास पार्टिकल्स होते हैं जो कि पोल्यूशन काज करते हैं, इनविजिबल होते हैं कुछ पार्टिकल, आंख से हम नेक्ड आई से उसे देख नहीं सकते। अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इनमें कुछ वायेबल होते हैं। देखिए, वायेबल वो पार्टिकुलेट मैटर्स होता है जो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है जी। वायेबल वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनसे जनरेट होते हैं, उनको वायेबल बोलते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया फंजी ये आ जाते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन वायेबल। अब नॉन वायेबल जो होते हैं ये बनते कैसे हैं? ये लार्ज मटेरियल जब आप तोड़ते हो तो उसमें स्मॉलर जो बनते हैं उनको आप नॉन वायेबल कहते हैं। ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बनते हैं, ये आपके पास मिस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकती है, फॉग हो सकती है, डस्ट हो सकती है। सर ये जितना भी आप काम कर रहे हैं लकड़ी का या दूसरे काम कर रहे हैं, आप डस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लार्ज पार्टिकल को स्मॉलर में तोड़ रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके एयर का पार्ट बन रहा होता है। तो इन सबको बताने का मकसद क्या था? हमारे पास वैसे दो तरह के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, 2.5 और 10 माइक्रोमीटर, ये साइज होता है इनका। इनके अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये विजिबिलिटी को एक तो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और ये फॉग जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो है लो कर सकते हैं, क्योंकि लाइट को ट्रैप कर लेंगे ये, तो लाइट ट्रैप होगी तो ये लो हो जाएंगे। अगर इनहेलेशन हो जाती है तो किडनी या लिवर वगैरह है उसको डैमेज कर सकते हैं ये। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी। इसके बाद स्मोक। अब ये बात बताने का मकसद यही था कि पार्टिकुलेट का पता होगा तो आपको स्मोक और फोक का कॉन्सेप्ट जो पता होगा। फिर स्मोक क्या होती है इसको हम देखते हैं। स्मोक बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है फोग और स्मोक का, इसका कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली स्मोक जो होती है आपके पास। अब ये तो आपको पता है स्मोक जो होता है ये धुआं ही होता है। ये आप कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एंड कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो कंबस्शन जो होती है उसके नतीजे में बनती है। और फॉग आपको पता है धुंध जो होती है। तो अब आपके पास दो तरह की जो स्मोक है सर। नंबर वन है क्लासिकल स्मोक। इसके कुछ पॉइंट्स आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। जो क्लासिकल स्मोक है ये कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाती है। इसके अलावा ये मिक्सचर होती है फॉग प्लस SO2 का। क्योंकि सल्फर प्रेजेंट हो गया इसमें तो ये रिड्यूसिंग स्मोक होगी। ठीक हो गया। और इसमें अगर हाई अमाउंट में H2SO3 पाया जाए तो इसको सल्फ्यूरस स्मोक भी कहते हैं। सल्फ्यूरस स्मोक भी इसको कह सकते हैं आप।
और ये प्रॉब्लम काज कर सकती है एसिड रेन वगैरह की, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि SO2 प्रेजेंट है तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसके बाद आपके पास आ जाती सेकंड, फोटोकेमिकल। ये जो होती है आपके पास, ये वार्म और ड्राई एरिया में पाई जाती है। इसके अलावा फार्म, ये कैसे होती है, सनलाइट का जब रिएक्शन होता है, अ, आपको बताऊं, NO का जब O2 के साथ रिएक्शन होता है तो NO2 बनता है। ठीक है, तो इसमें NO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और चूंकि NO2 ज्यादा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक हो गया जी। और ये ओजोन को डिप्लीट कर सकती है। इसमें बेसिकली हाई क्वांटिटी ओजोन की और NO2 गैसेस की होती है ना, फोटोकेमिकल स्मोक में। अब सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया गया था फोटोकेमिकल स्मोक को, तो वो लॉस एंजलस में किया गया था। लॉस एंजलस 1950 में। तो इसीलिए इसको लॉस एंजलस स्मोक भी कह सकते हैं आप। अब इसके मेन 3 कंपोनेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, एक्रिलो सॉरी एक्रिलो एक्रोलीन फॉर्मेल्डिहाइड। ये डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज। फिर पैन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एनॉक्स, यानी ये मेन जो कंपोनेंट है वो 3 है आपके पास इस स्मोक के। अब जो आपके पास पैन होता है ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है, याद रखें, ये प्लांट्स के लिए काफी हार्मफुल होता है, और आई इरिटेटिंग भी होता है पैन। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें थी स्मोक के मुतालिक हमने कर लिया। वाटर पोल्यूशन है ये, जस्ट वाटर पोल्यूशन आपको पता है, डेली लाइफ में देख रहे हैं पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं। हैवी मेटल्स, इंडस्ट्री से डिटर्जेंट्स आ रहे हैं और एसिड मिक्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती, सिंथेटिक कौन से हैं और बाकी चीजें। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वाटर में ना कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन आप याद रख लें कि फ्लोराइड जो है, अगर 1 ppm तक हो तो ये वाटर सूटेबल होता है, ड्रिंकिंग के लिए ठीक होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए 10 ppm, तो ये सर आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, और ये बोन और जो टीथ है इनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसमें ये नुक्स पैदा कर सकता है। इसके बाद सर लेड, इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो 50 ppb है, और इससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ये वाटर को डिस्ट्रॉय करेगा। अब पीएच जो होती है ड्रिंकिंग वाटर की, वो याद रखें 5.5 से 9.5 तक होनी चाहिए। अब और मेटल है उनकी भी मैं आपको बता देता हूँ। जिंक, इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन 5 ppm है। आयरन, इसकी सर 0.2 है। मैगनीज 0.05 है। और कॉपर 3 है। कैडमियम 0.005 है। एल्यूमिनियम 0.2 है। और सल्फेट्स, सल्फेट्स जो है सर, इसका जो लेवल है वो हार्मफुल इतना नहीं होता। अगर ये 500 ppm से ज्यादा है तो फिर इसको हम हार्मफुल समझेंगे। और नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है इसकी लिमिटेड कंसंट्रेशन है 50 ppm, तो इससे ज्यादा होगी तो फिर वो एक डिजीज है जिसका नाम है मैथिमोग्लोबिनीमिया। मैथिमोग्लोबिनीमिया, ये ब्लूबेरी बेबी सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, यानी खून की कमी हो जाती है, ब्लूबेरी बेबी सिंड्रोम।
तो ये डिजीज हो सकती है, ये नाम याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, उसकी जो अमाउंट है सर आपके पास वो 4 to 8 ppm होती है। अगर ये डिजोल्व ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है, अगर इसकी अमाउंट इससे कम हो जाए 4 ppm से, तो वाटर जो होगा वो पोल्यूटेड होगा। ठीक हो गया। तो एक बात ये याद रख लें कि अगर अमाउंट कम हो गई तो वाटर क्या होगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। जी दानियाल पूछें। सर अगर इसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की 8 ppm से ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए हर चीज का एक्सेस जो होती है उसमें डिसएडवांटेज आते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो एक हद तक होनी चाहिए। लाइक आप लेड की कंसंट्रेशन है पानी में 50 ppb, पीपीबी में था वो, अगर उससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, नुकसान होगा। तो हर चीज की लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो जो ओके। डिजोल्व ओके सर, ऑक्सीजन थैंक। होता है वो क्या होता है बेसिकली, ये लार्ज अमाउंट ऑफ आप मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीओडी की और सीओडी डी की। देखिए बीओडी जो होता है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। बायोकेमिकल से मुराद सर इसमें जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास वाटर में, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आपके पास ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन आप लेते हैं ये वाटर से आप ले रहे होते हैं। जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना वो यूटिलाइज करती है ये बीओडी और इन ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। ठीक हो गया। तो इसको बीओडी कहते हैं और इसका 5 days का टाइम होता है मेजर करने का। और सीओडी क्या होती है, सीओडी होती है सर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब सिंपल है सर कि जो आप ऑर्गेनिज्म को किल करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उनको किल करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जो है वो वाटर से नहीं लेनी, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन कोई लेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक KMnO4। और इसको बैक टाइट्रेशन की मदद से आप मालूम कर लेंगे। बैक टाइट्रेशन क्या होती है मैं बता दूंगा आपको। अब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा नेसेंट, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो कितना इस्तेमाल हुआ होगा इनको कंज्यूम करने में, डिस्ट्रॉय करने में, वो हम मेजर कर लेंगे। तो ये हमारी सीओडी हो जाएगी। ठीक हो गया। सीओडी हम बाहर से कोई रिएजेंट लेकर ऐड करते हैं, उससे मेजर करते हैं। बीओडी जो आप वाटर होता है उसी को यूटिलाइज करते हैं और उसमें से जो अमाउंट आप मेजर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। बीओडी की जो वैल्यू है अगर ये बहुत ज्यादा हो, लाइक बीओडी की वैल्यू वैसे तो लेस देन 5 ppm होनी चाहिए, अगर ये पहुंच जाए 17 ppm या इससे ज्यादा तो वाटर जो होगा वो हाईली पोल्यूटेड काउंट किया जाएगा। तो सर ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म होता है। और कल फिर इसके बाद हमने वाटर के ऊपर बात करनी है, वाटर की डिटेल में हम बात करेंगे। कोई सवाल है आपका तो बताएं जी। अभी तो बताया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ जी।